आपका जो ये वहाँ पे आपने देखा एचजेडएल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सीएसआर में कौन कौन सी एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट चला रहे थे? तो ये अलग अलग जगह मुख्यालय बनाने का क्या मतलब? सर मुख्यालय तो राजधानी में होना चाहिए। कुछ हेल्पलाइंस जो हैं वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, महिलाओं और बच्चों के लिए। कौन कौन सी है? क्या नेचुरल सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन बॉडी को जिंक प्राप्त हो? महर्षि दयानंद सरस्वती का महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या प्रयास रहा है? आप अभी सर से विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे थे। क्या विशाखा गाइडलाइंस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी लागू होती है? मैं कमिंग सर। नमस्ते सर। बैठिए, आप अपने बारे में बताइए। मैम मैंने अपनी 10th की एजुकेशन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलाबपुरा से कंप्लीट की है। इसके बाद में मैंने अपनी 12th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा से कंप्लीट की है। 12th के अंदर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट्स थे। इसके बाद में मैंने बीएससी जो है पीकेवी कॉलेज विजयनगर से की है। इसके बाद में मैंने मैथमेटिक्स से पीजी किया है एमएलबी कॉलेज भिलवाड़ा से। इसके अलावा मैम मैंने 4 साल जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में प्लानर की पोस्ट पे काम किया है। ओके, तो एज ए प्लानर आपका क्या प्रोफाइल था, क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? मैम जो माइनिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका कंजप्शन के अकॉर्डिंग पीआरपीओ प्रोसेस करना और सैप का जो एमएम मॉड्यूल होता है सैप सॉफ्टवेयर के अंदर उसके एमएम मॉड्यूल के अंदर इन्वेंटरी ट्रैकिंग का काम करते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट। यस मैम, मटेरियल मैनेजमेंट। और इसके अलावा मैम जो इक्विपमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट होता है डेली बेसिस पे वो तैयार करना और उसके बेसिस पे जो है एएमसी और सीपीएच के इनवॉइसेस प्रोसेस करना। अच्छा, मटेरियल मैनेजमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? मैम ऐसे एग्जैक्टली मैंने कोई बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े नहीं है, बट ये है कि कंजप्शन के अकॉर्डिंगली आपको पहले से प्लान करके चलना चाहिए कि जो क्वांटिटी है वो मैनेज रहे और जो इन्वेंट्री है वो तो आप कैसे कैलकुलेशन करती थी? जैसे आपकी जो यूनिट है उसका थ्रूपुट कितना था? थ्रूपुट से समझते हैं? नो मैम, वो जो सैप है उसके अंदर ऐसा मतलब मेंटेन रहते थे डेटा कि 6 महीने में या जो ईयरली है कितना कंजप्शन हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मेंटेन करते थे। और ये भी उससे ट्रैक करा जा सकता था कि कितना जो है डिलीवरी टाइम लगेगा पर्टिकुलर आइटम में, तो जितना डिलीवरी टाइम लगेगा उसको मार्जिन लेते हुए किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते थे। ओके, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक? मैम ये स्टार्टिंग में तो एक पीएसयू ही था, बाद में इसका जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया गया और अभी जो प्रेजेंट में है वेदांता इसकी पेरेंटिंग कंपनी है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की क्या विशेषताएं होती हैं? मैम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती है वो उनके अंदर जो है कुछ लिमिटेड ऑनर्स होते हैं और गवर्नमेंट का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है बट पूरी तरह से कंट्रोल निजी हाथों में। अच्छा, आपका जो ये वहाँ पे आपने देखा एचजेडएल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सीएसआर में कौन कौन सी एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट चला रहे थे? मैम एक तो जो है नंद घर योजना चलाते हैं जिसके तहत जो है आंगनबाड़ी स्मार्ट आंगनबाड़ीज और बच्चों के पोषण पे काम करता है। इसके अलावा एक सखी योजना जो है उसके तहत जो है महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो उसके जो भी माइनिंग एरियाज और जो प्लांट के आसपास के जो भी गांव वाले जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज करते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का नाम सुना है? यस मैम। अच्छा, इसमें क्या रहता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो भी कंपनीज हैं जो खनन कार्य कर रही हैं उनको किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूशन करना होता है, कुछ आइडिया है? चलिए, आपने नंद घर योजना बताई थी आंगनबाड़ी में, बेस क्या है नंद घर योजना? जो आंगनबाड़ीज है उनके अंदर जो है बच्चों को टॉयज के थ्रू लर्निंग इजी करवाना और स्मार्ट आंगनबाड़ी बनाना और जो बच्चों के जो है टाइम टाइम पे उनके जो हेल्थ के चेकअप इंश्योर करना और पोषण भी इंश्योर किया जाता है। स्मार्ट आंगनबाड़ी और जो बेसिक आंगनबाड़ी है उसमें क्या डिफरेंस है? स्मार्ट जो बेसिक आंगनबाड़ी उनमें जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है उन्हीं से चीज़ें सिखाई जाती है, जबकि स्मार्ट आंगनबाड़ी में जो है इजी तरीके से लर्निंग करवाई जाती है बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वीडियोस या उनके थ्रू जो है बच्चों को सिखाया। अच्छा, एक तरफ तो जैसे आप कह रहे हो कि हम स्मार्ट छोटे बच्चे रहते हैं ना आंगनबाड़ी में 6 इयर्स तक ही,
और कि उनको स्मार्ट आंगनबाड़ी में हम वीडियोस दिखाकर वैसे सिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो डिफरेंट साइकेट्रिस्ट हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वो इस तरीके की आ रही हैं कि छोटे बच्चे अगर वीडियोस देखते हैं, मोबाइल देखते हैं वीडियोस, तो उनमें ऑटिज्म डेवलप होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिर बच्चा बोलना नहीं सीखता है, सोशल बिहेवियर करना नहीं सीखता है। तो उसके बावजूद भी हम स्मार्ट आंगनबाड़ी में वीडियो और इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी और अजीब नहीं लगता है? कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, बट ये है कि किसी भी चीज़ को जो रेगुलेट तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो उसके जो पॉजिटिव चीज़ें हम उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो आंगनबाड़ी में है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो गाइडेंस के अंदर जो है उनके ये वीडियो जो इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती है। चलिए ठीक। आंगनबाड़ी बनाते क्यों है? सर, स्कूल जाने से पहले जो है बच्चों के एक प्रारंभिक विकास के लिए, ताकि जो स्कूल में जब बच्चा जाए तो इतना सहज महसूस ना करे। अच्छा, कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए होता है? सर 6 ईयर तक के बच्चों के लिए। 6 ईयर। आप रामपुरा आगूचा में हैं। यस सर। किस चीज़ के लिए फेमस है रामपुरा आगूचा? सर जिंक के प्रोडक्शन के लिए। जिंक के साथ और भी कुछ निकलता है? लेड निकलता है। और कुछ? सर मेनली तो जिंक और लेड निकलता है, साथ में बहुत कम मात्रा में पर सिल्वर और कैडमियम भी। बहुत कम मात्रा में। और कहाँ है सीसा दस्ता की खान? सर चावर के अंदर है, उदयपुर चावर में। इसके अलावा सर राजसंबंध के अंदर दरीबा माइंस है, और इसके अलावा हम सर कायड़ के अंदर, अजमेर कायड़ के अंदर। देवारी कहाँ है? देवारी राजसंबंध में। क्या है वहाँ कोई इम्पोर्टेंस, क्यों महत्वपूर्ण है वो देवारी? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर मे भी शायद सबसे पुरानी माइन देवारी है। किस चीज़ की? सर जिंक और लेड निकलता है। आपके इस कंपनी से संबंधित कुछ भी है क्या? सर हिंदुस्तान जिंक का ही प्लांट है देवारी। अच्छा, जामर कोटड़ा क्यों फेमस है? चामर कोटड़ा सर क्रॉप फॉस्फेट के लिए। कहाँ है जामर कोटड़ा? उदयपुर में सर। माइंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है राजस्थान में? सर मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद अजमेर में है। अजमेर में? सर मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए, कुछ बड़े डिपार्टमेंट जिनके हेड ऑफिस जयपुर के अलावा है, सर कौन कौन से हैं? आरपीएससी। इसके अलावा सर उदयपुर में है सर खनन विभाग का ऑफिस। उदयपुर में? भरतपुर के अंदर कृषि विभाग का है। कंफर्म है? नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए, और आरपीएससी अजमेर में, ठीक है। इसका आपने उदयपुर में बताया। और सर पढ़ा तो है, पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। हाई कोर्ट का है? हाई कोर्ट जोधपुर में है सर। तो ये अलग अलग जगह मुख्यालय बनाने का क्या मतलब है? सर मुख्यालय तो राजधानी में होना चाहिए। सर जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तो बड़ी रियासतों का ये कहना था कि अगर हमें भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस दी जाए, तो इसलिए जो है बाद में जो है एकीकरण के पश्चात जो 7वें चरण में जो है अलग अलग जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वहाँ पे अलग अलग जो है मुख्यालय स्थापित किए गए, ताकि जो है जो काम है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि एक ही सिटी पे ज़्यादा वर्क हो पाए। ठीक है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सर 30 मार्च को। 30 मार्च को। क्यों 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्या हुआ था ऐसा उस दिन? सर इस दिन राजस्थान के एकीकरण के 4थे चरण में संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी, और हालांकि अभी इस साल से जो है हमारे मुख्यमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो राजस्थान दिवस जो है वो चैत्र शुक्ल कृष्ण एकम को ही बनाया जाएगा। शुक्ल और कृष्ण एक साथ होते हैं? सॉरी सर। वेदांता के फाउंडर कौन है? सर श्री अनिल अग्रवाल। अच्छा, श्योर है फाउंडर वही? जी सर। अच्छा, मार्केट पोजीशंस क्या है HZL की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की? सॉरी सर। अच्छा चलिए ठीक है। ये जिंक जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी जरूरी होता है क्या? जी सर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सर ये एक तो इम्यूनिटी डेवलप करने में काम आता है, जैसे कि एक जिंक कोविड नाम से जो टैबलेट है वो कोविड के समय पे बहुत यूज हुई थी। इसके अलावा ग्रोथ में भी जिंक का कुछ ना कुछ रोल होता है सर, पर मेरे को एक्जेक्टली पता नहीं। अच्छा, क्या नेचुरल सोर्सेस हैं जिससे ह्यूमन बॉडी को जिंक प्राप्त होता है? सॉरी सर, मैं एक्जेक्टली नहीं पता। अच्छा, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में सेना के द्वारा, तो दो जो है वो फीमेल ऑफिसर्स
के द्वारा की गई थी, उनके नाम आपको ध्यान में है? यस सर। बताइए। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अच्छा, और भारत की फॉरेन सेक्रेटरी आए थे उसमें, क्या नाम है उनका? श्री विक्रम मिश्री। अच्छा, उसके बाद में जो है वो डीजीएमओ साहब के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। उस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर में तीनों सेनाओं के जो है वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अधिकारी आए थे, उनके नाम बता सकते हैं? सर थल सेना से श्री अनिल चौहान। कौन से पोस्ट पर हैं ये? सर इतना नहीं। अच्छा, क्या एक नागरिक के तौर पर जो युद्ध विराम किया गया, आप संतुष्ट हैं उससे? यस सर। क्यों? सर जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट था उसका टारगेट था कि टेरर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इसके अलावा जो है हमारी इकोनॉमी अभी ग्रोथ कर रही है, तो हमें वॉर के उसमें नहीं उलझना चाहिए था। और साथ ही साथ हमारे इंडिया की पॉलिसी रही है कि हम हमेशा शांति के समर्थक रहे हैं, और इसके अलावा सर परमाणु युद्ध का भी खतरा था कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये एक अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का। अच्छा, टारगेट पूरे कर लिए। तो पहलगांव के जो 4 आतंकी थे वो हमने क्या पकड़ लिए उनको? सर हम कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं, पर एक बार के लिए हमने एक अच्छा एक्शन लेके पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है कि जो इंडिया है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, भारत के तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है? सॉरी सर। सर प्लीज। कौन होते हैं वैसे तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? सर मैं गैस करना चाहूँगा। हाँ करिए। सर राष्ट्रपति। ठीक है, आपने माणिक्यलाल वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से जो है ग्रेजुएशन किया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यस। कौन है ये माणिक्यलाल वर्मा जी? सर माणिक्यलाल वर्मा जो एक राजनीतिक और समाज सुधारक के रूप में रहे हैं। इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने पंचखेड़ा गीत की रचना की थी। ये टोंक से और चित्तौड़गढ़ से सांसद रहे थे और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी रहे थे, और वर्तमान में जो है उदयपुर में इनके नाम से एक माणिक्यलाल जनजाति शोध अनुसंधान संस्थान खोला गया है। ठीक है, और कहाँ कहाँ हुए थे ये जो किसान आंदोलन है, जैसे बिजोलिया है, और कहाँ कहाँ प्रजामंडल या किसान आंदोलन हुए थे? अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, बीकानेर में किसान आंदोलन हुए थे, और अलवर नीमूचाना क्षेत्र में किसान आंदोलन। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी आपकी रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती का महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या प्रयास रहा है? सर मुझे ऐसे एग्जैक्टली नहीं याद है, पर जो दयानंद जी सरस्वती थे उन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया था, साथ ही साथ महिला शिक्षा को भी बड़े लेवल पे जो है समर्थन दिया था। क्या वो जाति व्यवस्था को मानते थे? सॉरी सर। उनकी कोई पुस्तक का नाम बता दो आप। सत्यार्थ प्रकाश। बढ़िया। महिलाओं से संबंधित कई कानून बने हुए हैं जो उनकी सिक्योरिटी को लेकर है, तो ऐसे एक दो कानून के बारे में बताओ। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक सुरक्षा अधिनियम। क्या कहते हैं उसको वैसे? POSH पोश एक्ट। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? सर जब ये एक्ट नहीं बना था तो उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के लिए आदेश दिए थे, तो उसके तहत कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि अगर कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन दुराचार या किसी भी तरह की ऐसी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित घटना होती है तो किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। बढ़िया। कुछ हेल्पलाइंस जो है वो महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, महिलाओं और बच्चों के लिए, कौन कौन सी है? सर मैंने पढ़ा है बट मैं एक्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पाई। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस नंबर पर रिपोर्ट करेंगे आप? सर 1930। बढ़िया। सिमोन द बुवार के बारे में कुछ जानते हैं आप? सर सिमोन द बुवार। रिपीट करेंगे सर? अच्छा, कोई और ऐसे सुधारक जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं? सर राजा राममोहन राय जी ने जो है सती प्रथा का विरोध किया था। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है बाल विवाह के अगेंस्ट काम किया था। अभी तो ये ठीक है, राजस्थान सरकार की 3 योजनाएं जो महिलाओं के लिए और आप उनको वाकई अपनी तरफ से फेवरेट मानती हैं, कौन कौन सी हैं? सर अगर मैं अपने एंगल से देखूं तो जो शिक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, और इसके अलावा जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, और गार्गी पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, और इसके अलावा सर जो है कुछ
विधवा महिलाओं के लिए भी कुछ स्कीम्स चलाई जा रही है, जैसे विधवा विवाह उपहार योजना, और महिलाओं को उद्यमिता के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, और महिला वर्क फ्रॉम होम योजना। ठीक है। राजस्थान में महिलाओं के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां हैं? सर, राजस्थान के अंदर जो है महिलाओं के एक तो स्वास्थ्य के लेकर बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली डेटा और फिगर नहीं पता, पर इंडिया के तुलना में जो है हमारे राजस्थान का जो है मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ी चुनौती तो स्वास्थ्य को लेकर है। ठीक। इसके अलावा मैं सर, जो महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, और वुमेन लिटरेसी रेट भी कहीं ना कहीं कम है। कितनी है वुमेन लिटरेसी रेट राजस्थान की? सर एग्जैक्ट नहीं है, बट मे बी 52%। ठीक, थैंक यू मैम। आप अभी सर से विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे थे, क्या विशाखा गाइडलाइंस प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी लागू होती है? मैं श्योर नहीं हूँ, बट मे बी होती थी। तो आपने कभी अपने वहाँ पर देखा, आप जिस ऑफिस में काम करती थी? मैम, विशाखा गाइडलाइन जो है शुरुआती दौर में यूज़ की जाती थी, उसके बाद में जब एक्ट आ गया था तो एक्ट ही यूज़ किया जाता है। तो एक्ट लागू होता है, तो उस एक्ट को कैसे लागू किया गया था आपके ऑफिस में? मैम, एक इंटरनल कमेटी बनाई हुई थी, जिसमें जो है 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक वुमेन मेंबर, इम्पोर्टेंटली एक वुमेन मेंबर कंपलसरी है। तो अगर किसी भी कोई भी घटना होती है आपके साथ ऐसी जो आपको असहज या ऐसी लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित लगती है, तो आप इंटरनल कमेटी में उसकी जाके शिकायत कर सकते हैं, उसके तहत जांच प्रक्रिया होगी और जो भी समाधान होगा वो किया जाएगा। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर, आप जा सकते हैं।